सीमा पार करना। दीमापुर वह जगह है जहां से नागालैंड आने वाले ज्यादातर पर्यटक राज्य में प्रवेश करते हैं। ये तेजी से बढ़ता और महानगरीय होता जा रहा शहर असम की सीमा के अंदर है। ये वह जगह है जहां से बंगाल और भारत के पूर्वी इलाकों में जाने वाली ट्रेनें रुकती हैं। स्टेशन परिसर के बाहर, जहां अक्सर पुलिस और सैन्य गश्ती दल होते हैं, भारत और उसकी सीमाओं से बाहर से आए 25 लाख लोग किसी तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ तिब्बती, बांग्लादेशी, हिंदू, मुसलमान, सूट पहने वेतनभोगी लोग हैं। अस्थायी दुकानों के ऊपर विशाल बैप्टिस्ट चर्च हैं। खुले में खाद्य बाजार, एक बड़ा अस्पताल, एक हवाई अड्डा, सैन्य बैरक। ये शहर ऐसा दिखता है जैसे इसे टुकड़ों और दूर की यादों से बनाया गया है कि यहाँ एक शहर कैसा होना चाहिए। हालांकि नागालैंड में आने वाले ज्यादातर पर्यटकों के लिए यह पहला अनुभव है। कई सालों में पहली बार वापस आने पर मुझे याद आया कि कैसे कोई व्यक्ति किसी खास जगह की तलाश में इतनी दूर तक यात्रा कर सकता है और फिर उसे लगता है कि वह घर से बाहर ही निकला है। दीमापुर आने वाला कोई भी व्यक्ति मासूमियत से यह सवाल पूछ सकता है, नागा लोग कहाँ हैं? वे यहाँ हैं। वे कमोबेश दीमापुर के बाकी सभी लोगों की तरह ही दिखते हैं, एक ऐसा शहर जो सतही तौर पर बाहरी दुनिया की ओर ज्यादा इशारा करता है, न कि धुंध से ढकी पहाड़ियों की ओर जो इसकी नगरपालिका की सीमाओं से बहुत दूर हैं। लेकिन दीमापुर नागालैंड नहीं है। नागालैंड अभी भी कुछ दूर है। 4x4s मिनी बसों और सैन्य काफिलों से भरी सड़कें आगे और ऊपर की ओर और भी दूरदराज के गांवों की ओर बढ़ रही हैं, जिनमें से ज्यादातर विदेशियों और भारतीयों के लिए समान रूप से प्रतिबंधित हैं। केवल एक ही विश्वसनीय जगह है नागालैंड से होकर पक्की सड़क। ये दीमापुर से राज्य की राजधानी कोहिमा तक जाती है और फिर दक्षिण में बर्मी सीमा पार करके मणिपुर तक जाती है। अन्य सड़कें मानसून में गायब हो जाती हैं। वे पारगम्य पथों से, जो सबसे अच्छे समय में भी मुश्किल होते हैं, बहती हुई नहरों, सहायक नदियों और यहाँ तक कि कीचड़ की नदियों में बदल जाती हैं। वे ऐसा लगता है जैसे कह रहे हों, वापस मुड़ जाओ, इन पहाड़ियों में कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके पश्चिमी किनारे पर ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ और ऊपर नागालैंड 2000 फीट से थोड़ा अधिक ऊंचा है। हालांकि जैसे ही आप दीमापुर से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं और बर्मी सीमा की ओर बढ़ते हैं, जमीन औसतन लगभग 6000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ती है। खड़ एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जब तक कि हरियाली एक दूसरे में समाहित नहीं हो जाती, नीले आसमान के नीचे। वसंत में पहाड़ियां अल्पाइन फूलों से भरी होती हैं। ये स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया हो सकता है। आप लगभग गाना गा सकते हैं, और शायद आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अब दीमापुर एक दूर की याद बन चुका है। इस गहरी घाटी के परिदृश्य का मतलब है कि नागालैंड से होकर यात्रा करना हमेशा मुश्किल ही रहेगा। हालांकि ये देखना आसान है कि क्यों दीमापुर, असम की सीमा के पार और अपनी आधुनिकता और पहाड़ियों की कमी के साथ बढ़ती संख्या में बसने वालों को आकर्षित करता है। नागा लोगों को किस्से सुनाना बहुत पसंद है। जब पहाड़ियों पर विशाल सिंदूरी सूरज डूबता है और आसमान गहरे सितारों से जड़ा काला हो जाता है, तो उनके जंगलों में भटकती आत्माओं की कहानियां। जंगल इतने घने होते हैं कि खो जाना, कभी न खोजे जाने की संभावना के साथ, एक वास्तविक चिंता का विषय है। नागा लोगों ने मुझे बताया है कि युद्ध के समय के ब्रिटिश और जापानी पायलटों के कंकाल और भूत जंगल में भटकते हैं, साथ ही घूमते हुए वेरिटाइगा और यहाँ तक कि शैतान खुद भी, एक राक्षसी विशालकाय जो अंधेरे के बाद पहाड़ियों और घाटियों को खतरे में डालते हैं। और अगर अलौकिक आपको परेशान नहीं करता है तो कोबरा, जहरीले कीड़े, विशाल जोंक और अन्य छिपे हुए रेंगने वाले जीव वास्तविक खतरे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश ग्रामीण नागा अंधेरा होते ही बिस्तर पर चले जाते हैं। घास के मैदान या अल्पाइन फूलों के बावजूद पहाड़ियों में आसानी से चलने लायक घास के मैदान बहुत कम हैं। जब आप किसी समतल भूमि पर आते हैं, तो ये सरे और ससेक्स के मैनिक्योर किए गए लॉन में पाए जाने वाले किसी भी चीज़ की तुलना में बहुत अधिक संभावना है कि यह रेजा शाप हाथी घास से ढका हुआ हो, जहां बहुत से ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी गनरोमिन या यहाँ तक कि शांगरीला नामक बंगलों में सेवानिवृत्त होना पसंद करते थे। चरागाह भूमि के रूप में भी बहुत कम,
हालांकि यहाँ वहाँ आपको मिथुन, विशाल देशी मवेशी मिल जाएंगे, जिन्हें उनके दूध और उनके सींगों के लिए पाला जाता है, जिनका उपयोग लंबे समय से नागा गांव के घरों के दुर्जेय प्रवेश द्वारों को सजाने के लिए किया जाता रहा है। परंपरागत रूप से पहाड़ी लोग पैदल चलते हैं। नागा लोगों के पास बहुत कम विकल्प हैं। यहाँ तक कि सबसे मजबूत 4x4 भी अक्टूबर से मई के मध्य तक ही सुदूर गांवों तक पहुंच सकता है। एक विदेशी के लिए पैदल चलने का मतलब है जंगल के गिरजाघर से होकर गुजरना, ताड़, बांस, रतन और महोगनी के पेड़ों से बनी बड़ी बड़ी नावें, ट्रांसेप्ट और गलियारे। गर्मियों में तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। सर्दियों में पहाड़ियों की चोटी पर शून्य के करीब गिर सकता है। नागा लोग ठंड के साथ साथ भीषण गर्मी और तेज बारिश से भी अनजान नहीं हैं। वे कठोरता के लिए मजबूर हैं। वे अभी भी शिकारी हैं या नहीं, यह एक अलग सवाल है। कुछ यात्री, जैसे कि समकालीन जर्मन में जन्मे पीटर वैन हैम, जिन्होंने इस क्षेत्र पर कई खूबसूरत सचित्र पुस्तकें लिखी हैं, का मानना है कि वे हैं। नागालैंड की अपनी पहली यात्रा में मैं कई सरदारों से मिला जो अपने युवा दिनों में प्रसिद्ध शिकारी थे। वे टैटू से सजे हुए थे और प्रमुख दिनों और छुट्टियों पर शानदार फरिया पंख वाली टोपी पहनते थे जिसमें जंगली सुअर के सींग उगते थे। मुझे एक गांव के मुखिया के घर में खोपड़ियों का ढेर दिखाया गया, जो घाटी की एक तह में स्थित है, जो परिदृश्य को तुएनसांग, एक पहाड़ी शहर, और तुएनसांग के बीच एक अविश्वसनीय रूप से गहरी कंसर्टिना में निचोड़ देती है। बर्मी सीमा पर मैंने वहां रात बिताई। माउंट सरमाटी के शीर्ष पर ट्रैक करने के बाद सेवी, एक संगतम नागा, और उसके परिवार द्वारा देखभाल की गई। उस शाम गांव में एक जंगली पार्टी थी और युद्ध के कपड़े पहने हुए पुरुष चिल्लाते हुए और गीत गाते हुए धुंधली पहाड़ियों और घाटियों में चले गए। सेवी ने मुझे उस रात देर से गांव से बाहर निकाला, ये कहते हुए कि सैनिक पास में गश्त कर रहे हैं, और मुझे ऊपर ले गई और निश्चित रूप से डगमगाती सड़क पर ले गई जो अक्सर तुएनसांग तक जाती है। मुझे यहाँ रहना चाहिए, उसने कहा, जब तक कि सब कुछ साफ न हो जाए। आज भी मुझे ये भयावह एहसास होता है कि गांव के पुरुष किसी का शिकार करने गए थे। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन वे ऐसा क्यों करते कि वे इस तरह के कपड़े पहनते और अपनी चमकती हुई दांव, छोटी धार वाली तलवारें से लैस होकर रात में गायब हो जाते और बर्मी गांवों की ओर चले जाते, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उनका उनसे विवाद है। मिशनरी, जिनमें से बहुत से असली हैं, और मुस्कुराते हुए सरकारी अधिकारी आगंतुकों को ये बताना पसंद करते हैं कि कैसे सभी पुराने रीति रिवाज खत्म हो गए हैं और आज नागालैंड कितना प्रगतिशील है। फिर भी नागालैंड की बर्मा के साथ लंबी सीमा पर स्थित गांवों में, जहां परिवार भाग्यशाली हैं कि उन्हें खर्च करने के लिए प्रति वर्ष 22 पाउंड $35 के बराबर राशि मिल जाती है, वहां जीवन अभी भी जीविका खेती, आग के चारों ओर पुरानी कहानियों और गीतों, प्रेतवाधित जंगल और पुरानी प्रतिद्वंद्विता का ही मामला है। ये घने जंगल निश्चित रूप से दिन और रात के हर समय जीवंत रहते हैं। प्राणीशास्त्री और वनस्पतिशास्त्री नागालैंड को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वर्णित करते हैं। यहाँ पौधों, फूलों, पक्षियों और जानवरों की समृद्धि आश्चर्यजनक है। पेंगोलिन, शाही, भौंकने वाले हिरन और भैंस जंगल, साफ सफाई और नदी के किनारों पर बंदरों, जंगली कुत्तों, हाथियों और कम से कम 40 अलग अलग प्रकार के सांपों के साथ रहते हैं, जिनमें से कई जहरीले हैं। ऊंची पहाड़ियों में भालू हैं, तेंदुए भी हैं और सबसे बढ़िया बाघ हैं। यह मुझे उस पॉकेट सर्वाइवल गाइड की याद दिलाता है जिसे मेरे पिता और उनके राफ्ट सहयोगियों ने बर्मी अभियान के दौरान साथ रखा था, जो उन्हें कोहिमा तक उत्तर में ले गया था। ये संभावित रूप से खतरनाक जानवरों की विभिन्न प्रजातियों का सामना करने पर सबसे अच्छी कार्रवाई का तरीका बताता है। बाघ के लिए प्रविष्टि प्रार्थना है, और जाहिर है ज्यादातर लोग पहाड़ियों पर बसे गांवों में रहते हैं, जहां हर तरफ शानदार नज़ारे दिखते हैं। यहाँ के लोग, जिनमें भूतपूर्व शिकारी भी शामिल हैं, आज यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए नए सिरे से तैयार किए गए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में कोहिमा में नागालैंड राज्य केंद्र के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट में नागा जनजातियों के बारे में ये कहा गया है। उनके लोग इंडो मंगोलॉयड वंश के हैं,
जिनके पूर्वज प्रकृति के प्रचुर उपहारों पर निर्भर रहते थे और उन्हें मजबूत और दुर्जेय स्वभाव का आशीर्वाद प्राप्त था। सबसे बढ़कर यहाँ के लोग गर्मजोशी से भरे और बेहद मेहमाननवाज हैं। आप इसे हवा में महसूस करेंगे। नागा लोगों का जीवन का आनंद, नृत्य और गीत उनके सभी उत्सवों का अभिन्न अंग हैं। उनके अधिकांश नृत्य जोरदार लय के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ संगीत जीवन का अभिन्न अंग है। पूर्वजों की स्तुति करने वाले लोकगीत, योद्धाओं और पारंपरिक नायकों के साहसिक कार्यों का बखान, प्राचीन दुखद प्रेम कथाओं को अमर बनाने वाले काव्यात्मक प्रेम गीत, आपकी आत्मा को छूने वाले सुसमाचार गीत, यदि आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है, या आपके पैरों को थिरकने पर मजबूर करने वाले उत्कृष्ट आधुनिक धुनें। नागाओं की वर्तमान पीढ़ी ने फैशन डिजाइनिंग में बड़े पैमाने पर कदम रखा है। ऐसे कपड़े तैयार किए हैं जो आधुनिक अपील के साथ मिश्रित पैतृक रूपांकनों को दर्शाते हैं। वास्तव में यह अतीत और वर्तमान का एक सुंदर मिश्रण है। फैशन डिजाइनिंग में रुचि रखने वालों के लिए यह एक स्वर्ग है। ये पूर्व का एक समृद्ध फैशन स्टेशन है। नागालैंड में साल भर स्वास्थ्यप्रद जलवायु रहती है और कोई भी व्यक्ति यहाँ कभी भी आ सकता है। अगर कोई शांत वातावरण की तलाश में है, शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर, ये सही माहौल प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ जीवन शांत और धीमा है, जो तनाव मुक्त जीवन प्रदान करता है। प्रकृति ने नागालैंड पर इससे अधिक कृपा नहीं की है, जिसे कभी कभी पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अत्यंत मनोरम परिदृश्य, जीवंत रंग बिरंगे सूर्योदय और सूर्यास्त, हरे भरे वनस्पति। यह एक ऐसी भूमि है जो अकल्पनीय सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती है तथा एक अद्भुत अनुभव के लिए पूरी तरह से तैयार की गई है। और इसलिए उनके निष्कर्ष पर नागा लोग स्वभाव से मौज मस्ती और आनंद के प्रेमी होते हैं और यहाँ जीवन एक लंबा उत्सव है। मुझे ठीक से पता नहीं है कि यह नागालैंड कहाँ है। निश्चित रूप से कोहिमा में नहीं, और बर्मी सीमा के साथ साथ उत्तर या पूर्व में दूर दराज के पहाड़ी गांवों में तो बिल्कुल भी नहीं। यह शायद भारतीय विज्ञापन एजेंसियों या दिल्ली में सरकारी विभागों के दिमाग में कहीं है। यह इंटरनेट के आभासी उलझे हुए जंगल में गहराई से जड़ जमाए हुए है। ज्यादातर विज्ञापन कॉपी की तरह ये सबसे अच्छे रूप में सरल है और सबसे खराब रूप में शुद्ध और पूरी तरह बकवास है। दीमापुर में अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैंने जो आधिकारिक पर्यटक ब्रोशर खरीदा था, उसमें लिखा था, नागा लोग सुंदर और मिलनसार लोग हैं। रंग बिरंगे आदिवासी परिधानों में, भालू की खाल से लिपटी बांस की ढालों और सजे हुए भालों के साथ, नागा लोग सीधे सादे लोग हैं, लगभग पूरी तरह से आदिवासी। क्या वे जूते भी पॉलिश करते हैं? क्या उनमें स्वाभाविक लय है? क्या वे खेलों में अव्वल हैं? मूल निवासी लोगों के ऐसे संरक्षणात्मक चित्रण किसी भी अमेरिकी या यूरोपीय व्यक्ति के लिए परिचित होंगे। ऐसा लगता है कि भारतीय अधिकारी उतने ही सहज रूप से नस्लवादी हैं जितने ब्रिटिश राज के लंबे वर्षों के दौरान अक्सर होते थे। नागा लोग मुश्किल में फंसे हुए लोग हैं जो आधी सदी से भी ज्यादा समय से भारत के खिलाफ और आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए, वे अपना जीवन रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे धजे और कलकत्ता और दिल्ली से आने वाले उत्तर औपनिवेशिक नवाबों के साथ साथ कभी कभार आने वाले पर्यटकों के दल के लिए नाचते गाते नहीं बिताते। हालांकि मिथकों को कायम रखना काफी मनोरंजक है। विदेशी ओवरलैंड टूर में विशेषज्ञता रखने वाली बर्मी आधारित ट्रैवल कंपनी का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। नागा पुरुष आम तौर पर एक छोटी सी लंगोटी को छोड़कर लगभग नग्न रहते हैं। पुरुषों के टैटू उनके गांव या जनजाति को दर्शाते हुए पहचान का एक रूप हैं। महिलाएं आमतौर पर भालू की छाती वाली होती हैं और देवताओं के संकेत के रूप में बचपन से ही टैटू बनवाती हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग ऐसे टूर के लिए अच्छा पैसा देते हैं, वे निराश नहीं होंगे। अगर आप नागालैंड का आधिकारिक तौर पर स्वीकृत दौरा करते हैं, जो कि केवल एक ही तरह का संभव है, जब तक कि आप किसी मुसीबत में पड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो आप कोहिमा और दीमापुर में जीन्स पहने नागाओं को देखेंगे। आप नागालैंड पोस्ट में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी गपशप पढ़ सकेंगे। आप सभी उद्देश्यों वाली नुक्कड़ की दुकानों में कस्टर्ड क्रीम, डाइजेस्टिव बिस्किट और स्निकर्स बार खरीद सकेंगे। नवीनतम पश्चिमी चाट संगीत के टेप और सीडी
यहाँ आपको आधुनिक वैश्विक सभ्यता की अधिकता के साथ साथ उसका अवशेष भी मिलेगा। और फिर भी पूर्वी और उत्तरी पहाड़ियों में दूर दूर तक नागा हैं। उनमें से कुछ ने जंगल के हरे रंग की युद्ध वर्दी पहनी हुई है, अन्य पारंपरिक वेशभूषा में शानदार हैं, जो अभी भी पुराने जीवन को बचाए हुए हैं या बस जी रहे हैं। सुदूर उत्तर पूर्व और दक्षिण में, और विशेष रूप से बर्मी सीमा के साथ और उस पार, जहां किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है, पुराने रीति रिवाजों और धर्मों का अभी भी पालन किया जाता है। यहाँ ऐसे गांव हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माताओं के लिए काफ़ी हद तक अज्ञात हैं और समकालीन भारतीयों के लिए लगभग पूरी तरह से अज्ञात हैं, जो दीमापुर और कोहिमा को न्यूयॉर्क और लंदन जैसा बनाते हैं। यहाँ उन सभ्य और नेकदिल मध्यवर्गीय पश्चिमी लोगों का मनोरंजन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है जो एक अलग तरह की छुट्टी की तलाश में हैं। त्योहार के दिनों में, जिनमें से सौभाग्य से बहुत से दिन होते हैं, नागा लोग अपने आनंद के लिए भव्य और यहाँ तक कि विचित्र वेशभूषा में सजते हैं, जो रियो कार्निवल के परिधानों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। मेरी मित्र चैरिटी, जो एक सेमा नागा है, ने मुझे वास्तविक शिल्प से परिचित कराने में कई दिन बिताए और नागालैंड की वेशभूषा। नागा बाजारों में सावधानी से घूमने पर आपको बेहतरीन बुनी हुई टोकरियां और चटाइयां, बांस के मग और बांस की मधुर बांसुरी के साथ साथ दुनिया में कहीं भी मिलने वाले सबसे शानदार कपड़े और हेडड्रेस मिल जाएंगे। ऊर्जा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नागा कपड़ों पर एक किताब शोध, लेखन और डिजाइन करने के लिए एक अद्भुत चीज होगी। बाकी समय, हालांकि, नागाओं का बहुमत चावल के खेतों और सीढ़ीदार खेतों में व्यस्त रहता है, या मक्का, बाजरा, दालें, चाय, तंबाकू, अदरक, अलसी, आलू, रबर, टमाटर और गन्ना की खेती में कड़ी मेहनत करता है। कुछ मवेशी पालते हैं। वानिकी एक प्रमुख उद्योग है। पर्यटक सर्किट से दूर, गंभीर खदानों में निम्न श्रेणी का कोयला, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट और लौह अयस्क मिलता है। चूना पत्थर का उत्खनन किया जाता है। आधुनिक वाणिज्य और संचार के बढ़ने के साथ ही पेड़ों की चोटी पर मोबाइल फोन के मस्तूल दिखाई देने लगे हैं। वोखा जिले में तेल है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ दिल्ली भी इस क्षेत्र में नए सिरे से राजनीतिक और सैन्य रुचि लेंगे। आधुनिक उद्योग और जीवन के तरीके निश्चित रूप से नागालैंड में पैठ बना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपरिहार्य है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के पंजे दुनिया और उसके तरीकों को अधिक से अधिक जकड़ रहे हैं, दोनों ही तरह से बेरोकटोक और अच्छी तरह से चलने वाले। टेलीविजन दीमापुर में बनाए जाते हैं जबकि कंप्यूटर आधारित उद्योग शहर की पिछली गलियों में पनप रहे हैं। पहाड़ियों में राष्ट्रीय मुक्ति सेनाएं अत्यधिक पेशेवर वेबसाइट बनाती हैं। लैपटॉप और मोबाइल फोन यहाँ भी उतने ही परिचित हैं जितने कि विकसित दुनिया के कई हिस्सों में हैं। भारतीय पर्यटक ब्रोशर में जिन्हें सरल लोग बताया जाता है, जो सजने संवरने और नाचने गाने का एक सुकून भरा जीवन जीते हैं, दरअसल वे लोग हैं जो एक तेजी से एकरूप होते समाज में खुद को बनाए रखने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दशक में बाहरी दुनिया से संपर्क संभव हुआ है, लेकिन खास तौर पर सड़कों, रेलवे और एयरलाइनों की वजह से नहीं। नागालैंड में नाम के लायक केवल एक ही मुख्य सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39, जो असम से शुरू होता है, दीमापुर में राज्य में प्रवेश करता है और दक्षिण पूर्व में कोहिमा और मणिपुर में इम्फाल तक जाता है। यह बर्मा की सड़क है। कई हिस्सों में ये गड्ढों से भरी हुई है, मानसून से प्रभावित है और बिल्कुल खतरनाक है। ट्रक चालक कोहिमा के दक्षिण में लंबी यात्रा करने से मना कर देते हैं। यदि आप नागालैंड के नक्शे को देखें तो आप देखेंगे कि सड़क राज्य के दक्षिण में एक छोटे से चाप का वर्णन करती है। नागालैंड का बाकी हिस्सा साल के अधिकांश समय प्रभावी रूप से सड़क मुक्त रहता है। मैं विल्फ्रेड थेसिगा को उनकी कब्र से 3 बार गले से जयकारे लगाते हुए सुन सकता हूँ। दीमापुर से कोहिमा तक रेलवे लाइन कई सालों तक नहीं बिछेगी। भारतीय रेलवे और परिवहन विभाग द्वारा प्रशंसात्मक शब्दों में कहा जाए तो इसे बनाना मुश्किल होगा, लाभहीन होगा, शायद कभी कभी उड़ा दिया जाएगा और लगभग निश्चित रूप से अन्य समय में बारिश में बह जाएगा। हवाई यात्रा के लिए दीमापुर के लिए उड़ान भरने वाले अधिकांश नागरिक विमान कलकत्ता स्थित अधिकारियों और व्यावसायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।
2007 के अंत में राजनेताओं, व्यावसायिक अधिकारियों और कुछ अमीर पर्यटकों और शिकारियों के लाभ के लिए आंतरिक हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू की गईं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वाहक वहां उड़ान नहीं भरता है। छिटपुट हिंसा, राजनेताओं और सिविल सेवकों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार, नागा मुक्ति सेनाओं द्वारा जबरन वसूली करने वाली स्थानीय कर वसूली, खराब सड़कें, अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति और आधुनिक बुनियादी ढांचे की सामान्य कमी, ये सभी नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड होने का झूठा दावा करते हैं। फिर भी आल्प्स में आप अपने केले, संतरे, बेर, नाशपाती, अनानास, पैशन फ्रूट, अंजीर, आम और कटहल कहाँ से चुन सकते हैं? वैसे कटहल चुनना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। दुनिया के सभी फलों में सबसे बड़ा, ये 3 फीट तक बढ़ सकता है। इन्हें सबसे अच्छा पकाया जाता है और सब्जी की तरह परोसा जाता है, उबालकर या तला हुआ। हालांकि मलेशिया में मैंने इन्हें आला मोड के रूप में परोसे गए स्वादिष्ट हलवे के रूप में खाया है। पर्यटकों को खुश रखने के लिए नागालैंड में पर्याप्त सुलभ और स्वीकृत चीजें मौजूद हैं। सुंदर परिदृश्य, कोहिमा, त्योहार, कुश्ती प्रतियोगिताएं, लोक नृत्य और चमकदार पारंपरिक वेशभूषा। क्या वे जानते हैं कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें आधिकारिक रूप से स्वीकृत टूर सर्किट के आसपास घुमाया जा रहा है? शायद नहीं, और शायद यह शायद ही संभव हुए मायने रखता है। नागालैंड अभी भी पर्यटकों के आकर्षण से इतना दूर है कि यह किसी भी व्यक्ति को रोमांचित कर सकता है जो एक बड़े पैमाने पर भूले हुए देश का अनुभव करने का सपना देखता है। पहली बार आने वाले कुछ पर्यटकों ने मुझे बताया कि 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वे ऐसे गांव में प्रवेश करने वाले पहले विदेशी हैं। या ऐसा नागा लोग उन्हें सीधे चेहरे पर बताते हैं। सामुदायिक गांव के हॉल में उनका स्वागत किया गया और उन्हें भोजन कराया गया। अन्य बाहरी लोगों को मना किए गए प्राचीन अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए कहा गया। अब तक पैकेज टूर की बात करें तो ये बहुत बढ़िया रहा। कोई भी यह नहीं कह सकता कि नागाओं में शुष्क या धूर्त हास्य की कमी है। वे अन्य मूलतः गरीब लोगों की तरह आधुनिक दुनिया में अपना रास्ता बना रहे हैं और पर्यटकों का मनोरंजन करने के तरीके के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लगभग यही देखा है। डार्विन के उत्तर में तिवी द्वीप समूह में मैंने आदिवासियों को रहस्यमय अनुष्ठान करते देखा। एक खुली आग पर पका हुआ अपचनीय दोपहर का भोजन खाया और उसके बाद भयंकर झाड़ीदार चाय पी और जंगल में कुछ चित्रित खंभे देखने गया जिनका पूर्वजों की पूजा से कुछ लेना देना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। पत्रकारिता के लाइसेंस ने मुझे रात भर रुकने की अनुमति दी। आमतौर पर पर्यटकों को इन अन्यथा सख्ती से केवल मूल निवासियों के लिए बने द्वीपों पर केवल दिन की यात्रा की अनुमति दी जाती है। शाम का विमान सिडनी और मेलबर्न से आए संतुष्ट आगंतुकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के सूर्यास्त में उड़ गया। चेहरे पर रंग और आदिवासी वेशभूषा उतार दी गई। मैं स्थानीय लोगों के साथ उनके क्लब हाउस में ठंडी बियर पीते हुए फुटबॉल मैच देखने बैठ गया। वे जानना चाहते थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसा प्रदर्शन कर रहा है। आर्सेनल के बारे में क्या खबर है। रात के खाने में बर्गर और चिप्स थे। जनजाति के साथी सदस्यों और न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले रिश्तेदारों को मोबाइल फोन पर खुशी खुशी कॉल किए गए। हाथ में इलेक्ट्रिक केतली, इंस्टेंट कॉफी, टोस्ट और वेजिमाइट था। 2 अच्छी तरह से उंगलियों से पकड़े गए लैपटॉप एक ट्रस्टल टेबल पर कुछ लोकप्रिय पत्रिकाओं की हाल की प्रतियों के साथ खुले रखे थे। जब मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों पर अल-कायदा के हमले के कुछ दिनों बाद पेट्रा गया तो मुझे एक बार गुप्त गुलाबी लाल शहर में घूमने का मौका मिला। ये पर्यटक आकर्षण लगभग खाली हो चुका था। अरब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक भयावह जगह बन गई थी। उन्होंने पेट्रा को ऐसे छोड़ दिया था जैसे कि वहां कोई आया हो। पुराने नियम में भगवान ने अपने कई दुश्मनों को मारने के लिए जो विपत्तियां भेजी थीं। गाइड रेत में कंकड़ के साथ पासा खेल रहे थे। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे वे 1812 से ही वहां रहे हों, जब स्विस भूगोलवेत्ता और साहसी जोहान्स बर्काहाट ने अरब तीर्थयात्री के वेश में चट्टानों में सनकरी घाटी से होते हुए पेट्रा के आश्चर्य की ओर जाने वाले रास्ते को चुराया था, जो कि पौराणिक नबातियन शहर को देखने वाला पहला पश्चिमी व्यक्ति था।
गाइड ने मुझे नमस्ते किया, भगवान का आशीर्वाद दिया और मीठी पुदीने की चाय का गिलास दिया। क्या मैंने स्मारकों को देखा था? मैंने देखा था। फिर दोपहर के भोजन के लिए उनके साथ शामिल होने के बारे में क्या? क्योंकि कुछ और नहीं हो रहा था। इसलिए मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ और वे अपने ऊंटों पर सवार होकर प्राचीन शहर से ऊपर और बाहर जाने वाली खड़ी पगडंडियों पर चले गए जब तक कि हम उनके कारवां पार्क में नहीं पहुंच गए। सभी चमचमाते मोबाइल घर और क्रोम प्लेटेड 4x4 और नवीनतम सेलफोन के विपुल प्रदर्शन के साथ एक ताज़ा भोजन साझा किया। केल्विन क्लेन जीन्स, गुची लोफर्स, सोने की चेन और बेसबॉल कैप पहने अपने कारवां से बाहर निकलते हुए एक गाइड ने कहा, मेरे पास हमेशा 3 होते हैं। एक परिवार को बुलाने के लिए, एक दोस्तों के लिए और ठहाकेदार हंसी, एक मालकिन के लिए। संकेत। उसी यात्रा पर मैंने वादी रम में गाइड से पूछा कि क्या वे मुझे रेगिस्तान में रात भर की यात्रा का आयोजन करने में मदद कर सकते हैं, ताकि मैं तारों के नीचे सो सकूं और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के पल का आनंद ले सकूं। कीमत तय हो गई। 2 घंटे के भीतर अच्छी तरह से तैयार किए गए ऊंटों को चमचमाती 4x4 पिकअप के पीछे बांध दिया गया था। कूल बॉक्स भरे और रखे गए, टेंट लगाए गए और लोड किए गए। येला के नारे और एयर हॉर्न के साथ कर्नल बोगी बजाते हुए हम उस जगह की ओर चल पड़े जिसे रेगिस्तान से प्यार करने वाले यात्री भगवान की उच्च वेदी कहते हैं। मुझे ऊंट की सवारी नहीं मिली, हालांकि हमारा खाना स्वादिष्ट था। ठंडी रात में तारे चमक रहे थे, इतने सारे कि ब्रह्मांड उन्हें समाहित करने के लिए बहुत छोटा लग रहा था। जहां तक खामोशी और रेगिस्तान के देवता की दूर की आवाज का सवाल है, तो ये सारी रात एक के बाद एक मोबाइल कॉल के कारण दब गई। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे अलग अलग रिंगटोन हैं। हालांकि मुझे डिजिटल मुअज्जिन की आवाज़ पसंद आई जो वफादारों को प्रार्थना के लिए बुला रहा था। रेगिस्तान में मेरी रात की यात्रा बहुत मज़ेदार थी, लेकिन यह वह यात्रा नहीं थी जिसका मैं सपना देख रहा था। हमारे रोमांटिक सपने अक्सर पूर्व आधुनिक दुनिया में स्थापित होते हैं और अली बाबा या जस्ट सो कहानियों के पात्रों द्वारा हमारे द्वारा बनाए गए पेंटोमाइम में भरे होते हैं। वास्तविकता आमतौर पर कहीं अधिक नीरस होती है। नागा बुजुर्ग, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले स्मार्ट युवा पुरुष और महिलाएं उन कहानियों को बताने में माहिर हैं जो पर्यटक सुनना चाहते हैं। आप बस इतना निश्चित हो सकते हैं कि आप आधिकारिक तौर पर स्वीकृत पर्यटन मार्ग पर किसी भी गांव में जाने वाले पहले विदेशी नहीं होंगे। खोनुमा में, वह गांव जहां 1879 में नागाओं ने ब्रिटिश आक्रमणकारियों के खिलाफ अपना अंतिम मोर्चा संभाला था, किटोवी, एक युवा गाइड जो दूर के पहाड़ी परिवार से मेडिकल छात्र होने का दिखावा करता था, ने मुझे बिल्कुल यही बताने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मेरे दादा युद्ध के तुरंत बाद एक युवा लड़के के रूप में यहाँ आए थे। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं होता, किटोवी ने कहा। आप इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि आपके दादा जीवित हों। ठीक है, मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं 1947 के बाद से यहाँ आने वाला एकमात्र विदेशी हूँ। किटोवी हंसा। ठीक है, लेकिन अपने पुराने दादा के बारे में और कोई कहानी नहीं। मैंने सहमति जताई, हालांकि मेरी कहानी सच थी। मेरे दादाजी कलकत्ता में रहने वाले भारतीय सेना अधिकारी के रूप में फिर से यहाँ आए, जैसा कि मेरे पिता ने कई साल बाद RAF में किया था। एक खास तरह के भारतीय सेना अधिकारी दिन के अंत में बसने और प्रजनन करने से पहले बहुत यात्रा करते थे। उनमें से कई लोग इन पहाड़ियों, उनके वनस्पतियों, जीवों और उनकी रक्षा करने वाले भयंकर योद्धाओं से प्यार करते थे। दशकों की छिटपुट लड़ाई के बाद 1820 के दशक से यहाँ सेवा करने वाले कई अंग्रेजों और नागा जनजातियों के बीच एक तरह का सम्मान बढ़ा। यहाँ आंशिक रूप से बहुत अलग अलग लोगों के बीच दोस्ती थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में अच्छी तरह से फलीभूत हुई। भारतीय राष्ट्रवादियों को इस तथ्य से बहुत परेशानी हुई कि जब जापानियों ने उनकी पहाड़ियों में अपना रास्ता बनाया तो अधिकांश नागा ब्रिटिश समर्थक साबित हुए। नागा लोग आपको चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएं, लेकिन उनकी आतिथ्य परंपरा बेडुइनों की तरह उतनी ही वास्तविक है जितनी कि अप्रभावित। और नागालैंड का पर्यटन सर्किट उन यात्रियों के लिए एक सुखद अनुभव हो सकता है जो मध्य भारत की भीड़
भिखारियों और अप्रतिबंधित हलचल से अस्थायी रूप से थक चुके हैं, इसके बावजूद कि इसके कई आश्चर्य हैं। उन्हें नागा विद्रोहियों का सामना करने की बहुत कम संभावना है, हालांकि कम से कम दीमापुर और कोहिमा में उन्हें संभवतः व्यापक भारतीय सैन्य उपस्थिति के बारे में पता होगा। ज्यादातर वे राज्य की राजधानी कोहिमा की ओर जाएंगे। आधिकारिक ब्रोशर के अनुसार ये एक सुंदर शहर है जो समुद्र तल से 1444.12 मीटर ऊपर स्थित है। ये बेहद अदूषित, शांत और इतिहास में डूबा हुआ है। इनमें से तीसरा दावा निर्विवाद रूप से सत्य है। कोहिमा, जैसा कि हम देखेंगे, थर्मोपाइली और स्टालिनग्राद के साथ सैन्य इतिहास और वैश्विक राजनीति के महान मोड़ में से एक होने का दावा करता है। अन्य दो दावे पूरी तरह से बेतुके हैं। कोहिमा कभी भी शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी या शिलोंग जैसा सपनों का भारतीय पर्वतीय स्थल नहीं रहा है। इसमें हमेशा कल्पनाशील नक्काशीदार लकड़ी के काम से सजे बरामदों वाले सुंदर विला का अभाव रहा है। इसमें कोई पिंक जिन एंड पोलो क्लब नहीं। दीमापुर से कोहिमा तक की यात्रा हालांकि 50 मील से भी कम है, लेकिन एक बहादुर हिंदुस्तान एम्बेसडर टैक्सी में भी 3 घंटे तक का समय लग सकता है। दीमापुर से कुछ मील की दूरी पर सड़क घुमावदार है और भारतीय उपमहाद्वीप की किसी भी मुख्य सड़क की तरह ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सड़क के किनारे लगे संकेत बताते हैं, मेरे मोड़ों के साथ कोमल रहो और धैर्य रखो, रोगी नहीं। सौभाग्य से सूखे महीनों में मुख्य सड़क पर आरामदायक अंतराल पर चाय, स्नैक्स और यदि आप भाग्यशाली हैं तो स्वादिष्ट ताज़ा अनानास लॉलीपॉप बेचने वाले स्टॉल लगे होते हैं। किसी भी मामले में नागालैंड जल्दबाजी करने की जगह नहीं है। एक चौकस ड्राइवर कछारी और अहोम राजाओं के खंडहर किले की ओर इशारा करेगा। संभवतः 13वीं शताब्दी में निर्मित किले को विशाल टैंकों या जलाशयों से पानी मिलता था, अत्यधिक सुसज्जित और विशालकाय लिंगों तथा बाह्य अंतरिक्ष से आए मशरूमों के मिश्रण जैसे दिखने वाले इनमें से कुछ खड़े पत्थर लगभग उसी पत्थर के प्रतीत होते हैं। 20 फीट ऊंचे, वे लंबे समय से पुरातत्वविदों और मानव विज्ञानियों के साथ साथ विक्टोरियन पादरी वर्ग को भी आकर्षित करते रहे हैं, जिन्हें पदच्युत किए जाने का खतरा है। निश्चित रूप से उनमें लिंगीय शक्ति है, शायद इस बात का प्रमाण कि दीमापुर एक बार एक वीर सभ्यता का केंद्र था, जिसके बारे में हम वास्तव में बहुत कम जानते हैं। सदियों से उपेक्षित पत्थरों को 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश पर बहाल किया गया था। अपनी युवावस्था में वे एक अथक खोजकर्ता थे। आज कुछ मेन्हिर क्षतिग्रस्त और टूटे हुए हैं, जबकि अन्य गिर गए हैं। कोहिमा बाजार में अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैं मेन्हिर के बजाय भोजन के बारे में सोचता था। मैंने वहां बिखरे हुए स्टॉल पर जो कुछ भी बेचा गया था, उसे देखकर मैं उदास हो गया। चमड़ी उधेड़े हुए कुत्ते, एक कैपुचिन बंदर जिसके बारे में मुझे उम्मीद थी कि वो नहीं है जिसे पिछले दिन कोहिमा कब्रिस्तान में घूमते समय पालतू जानवर के रूप में बेचने के लिए पेश किया गया था। और पूरी तरह से स्वीकार्य ईल और दिलचस्प भरिंग, अचार में या अन्यथा लाल कीड़े, ऐंठते हुए सफ़ेद कीड़े और लकड़ी के खंभों से अपनी पूंछ से बंधे जीवित चूहे, दर्जनों पक्षी थे। इनमें से कई चमकीले और सुंदर जीव एक कौर से ज्यादा नहीं देते थे और कुछ इतने दुर्लभ थे कि दोपहर के भोजन के बाद विलुप्त होने का खतरा था। नागा लोग उन्हें ज्यादातर इसलिए खाते हैं क्योंकि वे गरीब हैं। नागालैंड के पक्षियों के बारे में मेरे पास जो किताबें हैं वे बहुत पुरानी हैं। मुझे लगता है कि मेहनती अनवरुद्दीन चौधरी के एकमात्र अपवाद के साथ वे सभी ब्रिटिश लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें से ज्यादातर अपनी कब्रों में लंबे समय से हैं। नागा लोग लंबे समय से अपने झुंड में पक्षियों को मारकर खूबसूरत हेडड्रेस बनाते हैं, साथ ही खाना पकाने के बर्तन भी बनाते हैं। नागालैंड में 400 या 500 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ तो मुर्गी के दांतों जितने दुर्लभ हैं। मैंने एक लुप्तप्राय ब्लिथ ट्रागोपेन, एक लाल छाती वाला तीतर देखा है और मुझे लगता है कि मैंने एक वेज बिल्ड रेन बैबलर की झलक देखी है, भले ही मायावी भूरे रंग का हॉर्नबिल न देखा हो। हालांकि यहाँ कोहिमा बाजार में सुबह सुबह मैंने खुद को एक कच्ची लकड़ी की बेंच पर बिक्री के लिए छोटे लाल रंग के फिंच के झुंड को बेचैनी से घूरते हुए पाया, साथ में पीले गले वाले लाफिंग थ्रश का एक घोंसला।
मिसेज ह्यूम के तीतरों का एक जोड़ा, कागज के थैले में बड़ी चोंच वाला कौवा और यहाँ तक कि एक बड़े हॉर्नबिल की दयनीय लाश भी। ग्रेट हॉर्नबिल नागालैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, हालांकि यह इसे रात के खाने में एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में परोसे जाने से नहीं रोकता है। मेरे लिए यह एक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बारबेक्यू किए गए गंजे ईगल को खाने जैसा है। नागा लोग लगभग हर उस चीज को खुशी खुशी खा लेते हैं जो उड़ती है और जिसे गोली मारी जा सकती है, लटकाया जा सकता है, जाल में फंसाया जा सकता है, खाल उतारी जा सकती है, काटा जा सकता है या भूना जा सकता है। पिछली यात्राओं के दौरान मुझे घास का उल्लू और लाल जंगली मुर्गे की एक जोड़ी भेंट की गई थी। अगर चीनी समकक्षों की तरह पूरी तरह से भयावह कुछ नहीं है, तो कोहिमा बाजार उन लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है जिनका पेट खराब है या जिन्हें जानवरों से प्यार है। नागा लोग अपने वनस्पतियों के साथ भी उतने ही लापरवाह हैं। वे चावल और अन्य फसलें उगाने के लिए अपने जंगलों में कटाई और जलाओ रणनीति अपनाते हैं। जहां चावल की टहनियां बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया है, वहां परिणाम काफी सुंदर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्राकृतिक परिदृश्य को बेतरतीब ढंग से तैयार किया गया है। इस तरह की कटाई और जलाने को झूम खेती के रूप में जाना जाता है। धीरे धीरे यह उसी भूमि को नष्ट कर रहा है जो नागालैंड के लोगों को खिलाती है। जब मैंने स्कूली छात्र के रूप में नागालैंड के बारे में विस्तार से पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि आधिकारिक तौर पर राज्य का 42.8% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। जब मैं 20 साल का हुआ, तब तक यह आंकड़ा 29.8% हो गया था। 2000 में ये घटकर 20% से भी कम रह गया। चूंकि नागालैंड में आबादी कम है, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक मानवीय प्रभाव हाल ही तक अपेक्षाकृत कम ही लोगों की नज़र में आया है। एक पर्यटक अभी भी नागालैंड के प्राकृतिक ताने बाने पर हो रहे विनाश से काफ़ी हद तक अनजान होगा। यहाँ घूमने के लिए इतनी सुंदरता है कि पारंपरिक या आधुनिक औद्योगिक साधनों द्वारा परिदृश्य के साथ बलात्कार को आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। और किसी भी मामले में निश्चित रूप से ब्रिटिश आगंतुकों के लिए नागालैंड की यात्रा को विदेशी और रोजमर्रा की जिंदगी का एक दिलचस्प आरामदायक मिश्रण बनाने के लिए पर्याप्त परिचित क्षण है। अंग्रेजी भाषा बेशक, चाय के प्याले स्वाभाविक रूप से, और यहाँ कोहिमा में युद्ध कब्रिस्तान, एक विदेशी का चीर से घिरा कोना मैदान जो हमेशा के लिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, भारत और अफ्रीका भी है। सरकारी दफ्तरों के युवा कंप्यूटर साक्षर क्लर्क, कोहिमा के टिन मुकुट वाले घरों, विशाल नए कैथोलिक कैथेड्रल की पक्की छतों और भयावह नए गुंबददार पुलिस मुख्यालय को देखने वाले इस कोमल पहाड़ी स्थल की गुलाब की झाड़ियों के बीच छोटी छोटी पीठ और किनारों वाली घास पर दोपहर का भोजन करते और बातें करते हैं, जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है मानो कह रहा हो, इस पर नज़र रखो क्योंकि हम तुम्हें देख रहे हैं। कभी कभी वरिष्ठ सैनिकों का एक दल ब्लेजर और बेरेट, धूप का चश्मा और आंखों पर पट्टी बांधकर आता है और वो सब करता है जो स्थानीय लोग नहीं करते। 1378 बेदाग सफ़ेद पत्थरों पर लिखे नामों का अध्ययन करें, जिन पर उन लोगों की मृत्यु की तारीखें और उम्र दर्ज है जो यहाँ मारे गए, चाहे वे टुकड़े टुकड़े हो गए हों या 1944 में कोहिमा की लड़ाई के बाद लंबे हफ्तों में भयानक घावों और संक्रमण के कारण दम तोड़ गए हों। एक अलग स्मारक भारतीय सेना के 917 हिंदू और सिख सैनिकों का रिकॉर्ड रखता है, जो इसी तरह मारे गए, उनकी राख कब्रिस्तान की छतों पर बिखरी हुई है। एक केंद्रीय क्रॉस पूर्व डिप्टी कमिश्नर के बंगले के स्थान को चिन्हित करता है जो 3 महीने की लड़ाई के केंद्र में था, जिसमें मित्र और जापानी दोनों पक्षों के बहुत से लोगों की जान चली गई थी। ये डिप्टी कमिश्नर के टेनिस कोर्ट के किनारे पर खड़ा है। कोर्ट के चिन्हों को बदल दिया गया है, पत्थरों पर उकेरे गए हैं। यहाँ जो लोग हैं वे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि काफ़ी हद तक भुला दी गई, लड़ाइयों में से एक के गुमनाम नायक हैं। यहाँ बहुत सारी लड़ाइयों के बीच मैंने उन लड़ाइयों के विवरण को लिखा है। ट्रूपर आर्थर हिलार्ड, 7वीं बटालियन, किंग्स ओन यॉर्कशायर लाइट इन्फेंट्री, 28 अप्रैल 1944-20। प्राइवेट डोनाल्ड बुश, 2वीं बटालियन, रॉयल नॉरफॉक रेजिमेंट, 4 मई 1944-25।
कॉर्पोरल जैक राम, द्वितीय बटालियन, रॉयल सफोल्क रेजिमेंट, 4 मई 1944-24। लेफ्टिनेंट जेम्स एडवर्ड विंसेंट, रॉयल इंजीनियर्स, 2 जनवरी 1945-23। कब्र के पत्थरों पर लिखे कुछ शब्द इतने हैं कि सबसे साहसी आगंतुक भी रो पड़ेंगे। एक बहुत ही बढ़िया सज्जन योद्धा, हमारा इकलौता प्यारा बेटा, जो इसलिए मर गया ताकि आज़ादी जिंदा रहे। बीटाए मेमोरिया क्विस नॉस सेप्राबिट। शुभ रात्रि, डैडी। एक माकर 21 वर्षीय प्राइवेट थॉमस कोलिंस के अवशेषों को सम्मान देता है, जो एसेक्स के बाकिंग साइड से थे। कोहिमा में लड़ाई इतनी भयंकर थी कि शवों के टुकड़े खूनी उष्णकटिबंधीय कीचड़ में मिल गए थे। यह न केवल दुखद है कि प्राइवेट कोलिंस जैसी जिंदगी इतनी कम उम्र में उनसे छीन ली गई, बल्कि यह भी किसी तरह लगभग अवर्णनीय रूप से अजीब है कि लंदन के बाहर से आया ये युवा लड़का नागा हिल्स में मर गया। मेरा मतलब है, यह शायद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। एक पल उनका सबसे बड़ा रोमांच भाप से चलने वाली ट्रेन से बाकिंगसाइड स्टेशन तक जाना होता, जो एक खूबसूरत ईंट की इमारत है, जिसके ऊपर एक विदेशी गुंबद है और जिसे ग्रेट ईस्टर्न रेलवे के वास्तुकार W.N. एशबी ने डिज़ाइन किया है। अगले ही पल, ड्रिल किए हुए, खाकी कपड़े पहने, कंधे पर ली एनफील्ड 303 बंदूक लटकाए, कोलिंस को सेक्सी फ्रांस या इटली नहीं, यहाँ तक कि विदेशी उत्तरी अफ्रीका या इराक भी नहीं भेजा गया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के इस बेहद दूरदराज और भगवान द्वारा छोड़े गए कोने में भेज दिया गया। मैं अब लगभग उसे सुन सकता हूँ, नागालैंड। फिर वह कहाँ है, सार्ज? मैं प्राइवेट कोलिंस की कब्र के पास बैठा और कल्पना करने की कोशिश की कि उसने अपने असंभव भाग्य का क्या किया होगा। असुविधाजनक और निस्संदेह खराब फिटिंग वाली वर्दी में डॉक तक ट्रेन, साउथहैम्पटन से कोयले की धूल से बदबूदार एक भीड़ भरे सैन्य जहाज पर लंबी और लगातार बढ़ती हुई चिपचिपाहट भरी यात्रा, युवा पुरुष, भयानक भोजन और बम्बई या कलकत्ता तक का पूरा रास्ता। असम से होते हुए धीमी और कालिक से सनी ट्रेन की सवारी। बारिश में एक ऐसे परिदृश्य और लोगों के बीच मार्च करना जो अधिकांश अंग्रेजों के लिए बिल्कुल अजनबी थे। एक ऐसा देश जो कोलिंस की मृत्यु के एक दशक बाद बाकी दुनिया से अलग कर दिया जाना था। कोलिंस के साथ काम करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलते थे, और क्या आप एडम और ईव को पसंद करेंगे? पलक झपकाने वाले मूल निवासी भी ऐसा ही करते थे। ये घर पर लिखने लायक कुछ है, लेकिन फिर भी ये कितना अजीब है कि आपकी पहली विदेश यात्रा कोहिमा में एक अनिश्चित कब्र में समाप्त हो गई। कोहिमा के सैन्य कब्रिस्तान को कोलिन सेंट क्लेयर ओक्स ने डिज़ाइन किया था, एक वास्तुकार जिन्हें मैं केवल दक्षिण पूर्व एशिया में इस और अन्य सैन्य कब्रिस्तानों के डिज़ाइन के लिए जानता हूँ, और कैम्ब्रिज के केंद्र में ऊपर फ्लैटों के साथ विनम्र पत्थर के सामने की दुकानों के ऐतिहासिक ब्लॉक के लिए यहीं आपको बूट्स द केमिस्ट मिलेगा। मुझे नहीं पता कि सेंट क्लेयर ओक्स ने कितनी बार नागा हिल्स की यात्रा की, हालांकि उन्होंने रॉयल अकादमी के 1947 के समर शो में कब्रिस्तान के लिए अपने डिज़ाइन का एक संवेदनशील चित्र प्रदर्शित किया था। फिर से, यह मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारतीय स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन में लोगों को नागालैंड बनने वाला कितना अजीब और दूर का लगा होगा। ट्रॉलीबस और अंडरग्राउंड से उसारे समर शो में जाने वाले लोग 1944 में कोहिमा में हुई घटनाओं, इसकी रक्षा करते हुए मरने वालों, खुद नागाओं और भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ चली कटु और हिंसक राजनीति के बारे में क्या सोच सकते थे। सेंट क्लेयर ओक्स का सीढ़ीदार कब्रिस्तान अभी भी मौजूद है। 36 टन सीमेंट, 200 देवदार के पेड़, 1378 कब्रें और 50,000 रुपये की कीमत की यह कब्र, नीचे फैली कोहिमा की खंडहर और उसके आगे चमकती हरी पहाड़ियों के बीच बैठने और आराम करने के लिए एक सुंदर जगह है। पर्यटक यहाँ और क्या देख सकते हैं? शायद चिड़ियाघर, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि वे इसे देखने न जाएं। मुझे लगता है कि दुनिया में इससे भी बदतर चिड़ियाघर होंगे, फिर भी ये वाकई एक भयानक जगह है। अपने क्रूर रूप से खुले पिंजरे से पागल और छिपने की जगह न होने के कारण एक भालू अपने फटे हुए काले शरीर के चारों ओर लोहे की सलाखों पर लगातार पंजे मारता रहता है। वो उनसे अपना बड़ा सिर टकराता है। बगल के बंदर घावों से भरे हुए हैं। पक्षियों के पंख नहीं हैं। इन बदकिस्मत कैदियों पर पत्थर और खाने के टुकड़े फेंके जाते हैं।
पिंजरों को कभी कभार ही दुबले पतले रखवालों द्वारा साफ किया जाता है जो अपने भूखे और बेचैन शिकारियों के पीछे झोपड़ियों और झोपड़ियों में सोते हैं। नहीं, चिड़ियाघर को भूल जाए। इसके बजाय संग्रहालय में जाएं, जहां देशी जीवन के उदास और धूल भरे चित्रांकन हैं, जो कि जर्जर और परेशान करने वाले अप्राकृतिक दिखने वाले पुतलों से भरे हुए हैं। सरकारी बिक्री एम्पोरियम में शायद ही कोई चमक दमक हो, हालांकि यहाँ पर्यटक कम से कम नागा शिल्प के नमूने तो खरीद ही सकते हैं। इनमें से कुछ तो रखने लायक भी हैं। ऊनी नागा शॉल और कंबल बहुत अच्छी चीजें हैं, हालांकि मुझे लगता है कि सबसे अच्छे सामान को दिल्ली के बड़े सरकारी एम्पोरियम में पैक करके भेज दिया जाता है, जहां भारत के 28 राज्यों में से हर एक से कुछ खास मिलता है। और क्या, यहाँ एक विशाल कैथोलिक गिरजाघर है, जिसकी वास्तुकला अनिश्चित मूल की है, जहां आप अमेरिकी जेसुइट से मिल सकते हैं, जो नागालैंड में अन्य जगहों पर पाए जाने वाले अमेरिकी बैप्टिस्ट से अलग है। और आप यहाँ मूल नागा बस्ती कोहिमा गांव भी जा सकते हैं। यह बार्सिलोना और अन्य जगहों पर पाए जाने वाले उन महान प्रदर्शनी गांवों में से एक बन गया है, जो एक देश के जीवन, संस्कृति और वास्तुकला को एक संलग्न और टॉयटाउन पैमाने पर दर्शाता है। मुझे एक बार यहाँ एक बबून की खोपड़ी दिखाई गई थी और बताया गया था कि यह एक पुराने आदिवासी दुश्मन का सिकुड़ा हुआ सिर है। जब मैं हंसा तो गांव का चालबाज भी मेरे साथ हंसा। हालांकि विशेष रूप से उस रेखा के उत्तर में स्थित गांवों में जहां ब्रिटिश शासन प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था और जहां आज भारतीय सेना को कदम रखने में डर लगता है, वहां बहुत सारी मानव खोपड़ियां प्रदर्शित हैं। यह क्षेत्र नागालैंड के 70% से कम नहीं है। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु से पहले ही अंग्रेजों ने सबसे ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना छोड़ दिया था। नए साम्राज्यवादी भारतीय नागालैंड के उस कठिन 2/3 हिस्से पर नियंत्रण रखने के विचार को पसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में वे ऐसा नहीं करते हैं। दिसंबर में, जो नागालैंड के कुछ विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे व्यस्त महीना होता है, कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होता है। सरकार, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और खुद नागाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह एक ऐसा शानदार ढंग से आयोजित और बीमार संरक्षण वाला कार्यक्रम है जो मुझे निकटतम बस की खुली खिड़की से सिर के बल कूदकर पहाड़ों की ओर जाने के लिए मजबूर करता है। मेरी प्रतिक्रिया संभवतः चिड़चिड़ापन वाली, शायद थोड़ी अलग-थलग भी हो सकती है। यहाँ वे विदेशी की खोज में, फिर भी नागालैंड में अधिक अंदर जाने के लिए अनिच्छुक, असमर्थ या निषिद्ध, वहाँ आपको पंखों से बने सिर के वस्त्र, हड्डियों के आभूषण, पारंपरिक नृत्य और कुश्ती, सावधानी से तैयार स्थानीय व्यंजन, कोई कुत्ता नहीं, बहुत अधिक कीड़े नहीं, तथा ऐसे कपड़े और चेहरे मिलेंगे जो पश्चिम में फैशन पत्रिकाओं में छा जाएंगे। कोहिमा से थक जाने के बाद पर्यटक खोनोमा तक लगभग 12 मील की बस यात्रा कर सकते हैं। जब बारिश शुरू होती है, तो 4x4 बस आसानी से यात्रा कर सकती है, बशर्ते कि टैंक में शुद्ध डीजल भरा हो, जो हमेशा नहीं होता। यह एक खूबसूरत जगह है, जो चावल की टंकियों से घिरा हुआ है और अपने सुंदर पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा गांव भी है जिसे केंद्र सरकार से पैसे मिलते हैं, क्योंकि खोनोमा दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। यहीं पर नागा स्वतंत्रता के महान नायक अंगामी ज़ापू फिज़ो का जन्म हुआ था और यहीं पर नागाओं ने 1879 में हमलावर अंग्रेजों के खिलाफ अपना आखिरी विद्रोही मोर्चा बनाया था। यहाँ एक स्मारक पर लेफ्टिनेंट एच फोर्ब्स सहित ब्रिटिश सैनिकों की मृत्यु दर्ज है, जिनका चित्र मुझे संयोग से सफोक में मेरे घर के तहखाने में दशकों से बंद पड़े इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ की एक पुरानी प्रति में मिला। कैप्शन में लिखा है, नागा लोगों द्वारा मारे गए। आयरलैंड की यह प्रति 14 फरवरी 1880 को प्रकाशित हुई थी। वैलेंटाइन डे, ब्रिटिशों ने ब्रीच लोडिंग 45 कैलिबर मार्टिनी हेनरी राइफलों, पिस्तौलों और 7 पाउंडर या बिल्कुल नई 2.5 इंच की तोपों के साथ युद्ध लड़ा। निस्संदेह उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। बंगाल स्टाफ कोर के एक एंग्लो आयरिश अधिकारी कैप्टन रिचर्ड रिजवे 1848-1924 ने नागा बैरिकेड पर गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अकेले ही हमला करने के लिए विक्टोरिया क्रॉस जीता।
मैं कल्पना करता हूँ कि भालों और पत्थरों से, जब तक कि वे बंदूकें हासिल करने, उन्हें चलाना सीखने और गोलियों का भंडार खोजने में कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि उस समय के नागा आमतौर पर कांस्य युग के युद्ध लड़ते थे। AK-47 असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड और हाथ से पकड़े जाने वाले रॉकेट लॉन्चर के युग तक उनका सबसे प्रभावी हथियार दाव था, जो एक छोटी सी तलवार और कुल्हाड़ी का मिश्रण था। घातक, लेकिन ब्रिटिशों के लिए मुश्किल से ही मुकाबला बंदूकें। हालांकि अधिकांश ब्रिटिश हताहतों का स्रोत आमतौर पर दूषित पानी, निर्जलीकरण या बीमारी थी। 1950 के दशक के आरंभ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुनुमा पर भारतीय सेना ने भी हमला किया था तथा 1956 में भी पूरी ताकत से हमला किया था। यदि खुनुमा को खुशी खुशी समाप्त कर दिया जाए तो शायद पूरा नागालैंड सुव्यवस्थित हो जाएगा। उग्र, स्वतंत्र विचारों वाले योद्धा जनजातियों के राष्ट्र के बजाय नागालैंड आधुनिक काल में कमल खाने वालों की भूमि बन सकता है। पर्यटक ब्रोशर और वेबसाइट के रूप में सरकारी प्रचार नागाओं के शांतिप्रिय तरीकों के बारे में बकबक करता है, जिनके लिए जीवन एक लंबा त्योहार से आराम है। लेकिन जबकि नागा लोग दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति की तरह शांत और मिलनसार हो सकते हैं, ये याद रखने योग्य है कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ साथ अंग्रेजों, जापानियों और भारतीयों के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं। खुनुमा में विशेष रूप से युवा लोगों को अपने गांव को वास्तव में बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कौन सा सामाजिक रूप से चिंतित, उदारवादी और आमतौर पर सभ्य आगंतुक इस गांव को एक आधुनिक टिकाऊ पर्यटक रिजॉर्ट के मॉडल में बदलने के प्रयास से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस तरह से विकसित, ये निश्चित रूप से रहने के लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है। सूर्यास्त के समय डेकचेयर पर बैठकर बंदरों की चीखें सुनें और धीरे धीरे झूलते लालटेन के ऊपर सितारों को देखें, जबकि खूबसूरत वेशभूषा में मुस्कुराते हुए नागा स्वादिष्ट पर्यावरण के अनुकूल व्यंजन परोसते हैं और शायद स्थानीय रूप से बनाई गई चावल की बियर की तुलना में थोड़ा अधिक परिष्कृत कुछ। क्या ये तरकीब काम करेगी? संभवतः। दिल्ली के अनुकूल नागा नीतियों को निधि देने के लिए अनुदान देने की प्रणाली नागा जनजातियों के पारंपरिक सामाजिक बंधनों को कमजोर करने में मदद कर रही है। जो लोग दिल्ली की लाइन पर चलते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से या डिज़ाइन के अनुसार एक तरह के नागा मध्यम वर्ग बन रहे हैं। परंपरागत रूप से नागा जनजातियां न केवल वर्गहीन रही हैं, बल्कि अक्सर लोकतांत्रिक भी रही हैं। जब तक कोई याद रख सकता है, तब तक महिलाओं को सशक्त बनाया गया है और कुछ महान नागा नायक नायिकाएं रही हैं। आज वो संरचना खतरे में है, जबकि शिक्षित, सुसंस्कृत कोहिमा और दीमापुर में चच जाने वाले नागा कुछ सालों से अन्य जगहों पर पहाड़ी जनजातियों ने पारंपरिक जीवन शैली पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। अगर आप खुनुमा जाते हैं तो आपके मन में ऐसे विचार आने चाहिए, जबकि आप एक विदेशी और विशेष जगह को देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, जो खूबसूरती से स्थित है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। आपको घुमाने वाले विनम्र नागा शायद चीजों को अलग तरह से देखें। और जैसा कि खुनुमा में चावल की बियर के एक पेपर मग पर मुझसे सेवानिवृत्त हेडहंटर तजेंजुबा ने कहा, वे हमें पर्यावरण के अनुकूल रहने के लिए कह रहे हैं। भारतीयों के आने से पहले हम क्या थे? क्या हमारे पास भाप इंजन थे? क्या हमारे पास कारें थीं? शायद नागालैंड का वह सबसे खूबसूरत हिस्सा बहुत दूर नहीं है, जहां विदेशी भारतीय सेना द्वारा वापस भेजे बिना या नागा मिलिशिया से टकराए बिना पहुंच सकते हैं, जो दस्तावेजों के सवाल पर समान रूप से उत्साही हो सकते हैं। जाहिर है, उनके पास बाहरी लोगों पर शक करने के सभी कारण हैं। ये वास्तव में अछूता परिदृश्य दजुकू घाटी है। कोहिमा से 20 मील से भी कम दक्षिण में, ये ट्रैकिंग के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यहाँ कोई भी 1 या 2 दिन के लिए विल्फ्रेड थेसिगर या एरिक न्यूबी बन सकता है। कल्पना कीजिए कि आयरलैंड की तरह ही हरी भरी कोई अल्पाइन घाटी, जो लुढ़कती पहाड़ियों से घिरी हो, जिसमें सर्दियों में परीक्षा की तरह जमने वाली नदियां हों और गर्मियों में लिली और रोडोडेंड्रोन से लदी हों। यहाँ ऑर्किड की 40 प्रजातियां हैं। भारत समेत विकसित देशों से आने वाले पारिस्थितिकी के प्रति जागरूक लोगों के लिए जुकू घाटी में खुनुमा नेचर कंजर्वेशन और ट्रागोपेन अभयारण्य का निर्माण सिर्फ एक अच्छी बात हो सकती है।
1980 के दशक की शुरुआत में गांव के एक बुजुर्ग तहसीली साखरी द्वारा लड़े गए इस अभयारण्य की स्थापना 1998 में की गई थी। 300 से 3000 रुपये लगभग 4 पाउंड से 40 पाउंड तक के जुर्माने की धमकी के तहत इस क्षेत्र में शिकार करना प्रतिबंधित है। परंपरागत रूप से नागा लोग उत्सुक शिकारी होते हैं और हालांकि इस अभयारण्य की नींव उनके स्वभाव के विपरीत रही होगी, लेकिन इससे आर्थिक लाभ हुआ है, खासकर उभरते नागा लोगों के लिए। केंद्र सरकार के अनुदान, पर्यटन विभाग के माध्यम से नागा मध्यम वर्ग और शुष्क मौसम के दौरान पर्यटकों की धीरे धीरे बढ़ती आमद के संदर्भ में, जो यहाँ की अछूती प्रकृति के साथ संवाद कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से चित्र पुस्तक परिदृश्य की मोहक छवियां घर भेज सकते हैं। खोनुमा के बच्चों को भी लाभ हुआ होगा। उनमें से काफी संख्या में बच्चों ने कलकत्ता, दिल्ली और बॉम्बे के विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त किया है। शिक्षा ने निश्चित रूप से कुछ नागा लोगों को उनके पूजनीय गांवों से बहुत दूर कर दिया है। उनके सबसे बुद्धिमान समर्थकों में से एक, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रहे हैं, डॉक्टर पॉल पिमोमो हैं, जो वाशिंगटन राज्य में सेंट्रल वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर और अफ्रीकाना और ब्लैक स्टडीज के सह निदेशक हैं। डॉक्टर पिमोमो विचारशील nagablog.com के संस्थापक भी हैं, जो अपने देश और बढ़ते नागा प्रवासियों को नागालैंड को बुद्धिमानी से विकसित करने में मदद करने के उद्देश्य से विचारों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। मार्च 2009 में डॉक्टर पिमोमो नागालैंड के भविष्य पर एक सार्वजनिक भाषण देने के लिए 25 साल दूर रहने के बाद खोनुमा लौटे। ये उनकी शुरुआती पंक्तियां थीं। दुनिया में नागा होना कभी कभी जंगल में हाथियों के बीच चींटी जैसा लगता है। आप खुद को छोटा, कमजोर, लगभग अस्तित्वहीन महसूस करते हैं। आप सभी तरह के जानवरों के पैरों तले कुचले जा सकते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे नहीं जानते कि आप मौजूद हैं। इसलिए नागाओं के रूप में हम जीवित रहने के लिए 2 काम करना सीखते हैं। पहला, चींटियों की तरह हमें एक साथ मिलकर एक बड़ा टीला या चींटी का टीला बनाना होगा ताकि हाथी भी उस पर ध्यान दें और हम पर न चलें। दूसरा, कुछ चींटियों की तरह हमें अनुकूलन करना होगा, विकसित होना होगा और पंख विकसित करने होंगे जिससे हम उड़ान भर सकें और हाथियों से भी ऊपर उठ सकें। मैं कल्पना, दूरदर्शिता और अर्जित विश्वस्तरीय व्यावसायिक कौशल की बात कर रहा हूँ। पंख। और अगर हम में से बहुत से लोग हैं जो दूसरे जानवरों के आने पर चींटी के टीले के चारों ओर उड़ सकते हैं, तो हम खतरों से बच सकते हैं और अपने शहर और जंगल में अपने स्थान की रक्षा कर सकते हैं। जंगल का हर प्राणी जानता है कि चींटियां काट सकती हैं और डंक मार सकती हैं। चींटियां भी यह जानती हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता में बहुत दूर तक ले जाएं। हर चींटी जानती है कि वह अकेले जीवित नहीं रह सकती, उसे एक बड़े चींटी के टीले का हिस्सा होना चाहिए। ये बात खास तौर पर नागा जैसे लोगों के छोटे समूहों के लिए सच है। पिमोमो का मानना है कि नागा आपस में लड़ने में इतने व्यस्त रहे हैं कि वे अभी तक एक व्यवहार्य आधुनिक समाज का निर्माण नहीं कर पाए हैं। उन्हें चिंता है कि भारत की मुख्य भूमि से आने वाला पैसा केवल उन लोगों के बीच गरीबी की खाई को चौड़ा करने में मदद कर रहा है जो पुराने गांवों में रहना पसंद करते हैं और जो नौकरी, पैसे और आधुनिक सुख सुविधाओं की उम्मीद में शहरों की ओर आते हैं। हाल तक गांव ही नागा जगत था, बाकी सबकी कल्पना ही की जा सकती है। गांव नागा जीवन का एक हद तक केंद्र था, जो मनुष्य के रूप में हमारी पहचान का गठन करता था। आज भी आर्थिक परिस्थितियों ने हम में से कई लोगों को अपने गांव छोड़ने पर मजबूर किया है, लेकिन गांव ने हमें नहीं छोड़ा है। नागा गांव में समुदाय की जो चाहत समाहित है, वह नागा अस्तित्व में गहराई से समाई हुई है। बेशक, इसके पीछे एक कारण है। हमारे पूर्वजों के पास कॉलेज और विश्वविद्यालयों के रूप में साक्षर शिक्षा प्रणाली नहीं थी, लेकिन उनके पास गांव के समुदाय के भीतर शिक्षा की एक प्रभावी मौखिक और व्यावहारिक प्रणाली थी। हम में से जो लोग ईस्टर्न इरालू के ऐतिहासिक उपन्यास नागा विलेज रिमेंबर्ड से परिचित हैं, वे जानते हैं कि यह खोनुमा गांव पर आधारित है, लेकिन हम इसमें अपने गांवों को पहचानते हैं। ईस्टर्न इरालू का उपन्यास, जो 2003 में प्रकाशित हुआ था, नागा लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया पहला उपन्यास है। नागाओं की कहानी को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में
उन्होंने भारतीय और नागा दोनों राजनेताओं को परेशान कर दिया। वो वर्तमान में नॉर्वे में अपने पति के साथ राजनीतिक निर्वासन में हैं। नागालैंड में उनके अहिंसक विरोध प्रदर्शनों ने संदिग्ध दिल्ली से आतंकवाद और कट्टरपंथी अलगाववादियों से देशद्रोह के आरोप लगाए हैं। 2006 में गोथेनबर्ग पुस्तक मेले में दर्शकों से उन्होंने कहा, मैं कभी कभी कल्पना करती हूँ कि मेरे लोग वे लोग हैं धरती के किनारों पर रह रहे हैं, अंदर आने के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन अंदर के लोग उन्हें हवा के झोंके की तरह खारिज कर देते हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें मैं बताने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अदृश्य कहानियां, एक ऐसे राष्ट्र की जिसे जन्म से वंचित किया गया है, और एक लंबा संघर्ष जो खुद को अंदर से मार रहा है। इस बीच डॉक्टर पिमोमो का कहना है कि नागा पहचान, जो कई गुणों वाली ग्रामीण व्यवस्था में जन्मी है, को मजबूत बने रहने की जरूरत है, भले ही नागा शिक्षा का लाभ उठाएं, न कि केवल सरकारी सहायता का। नागाओं को अपनी दुश्मनी को दूर रखना चाहिए और उस भूमि को पोषित करना चाहिए जो उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। भूमि और नागा पहचान दोनों को संरक्षित करने का एक सफल प्रयास दजुकू घाटी में हुआ है, जहां एक विशाल बांध बनाने की सरकारी योजना को रोक दिया गया है, जिससे क्षेत्र और उसके आसपास के गांवों में वन्यजीवों की कीमत पर कोहिमा और दीमापुर तक पानी पहुंचाया जा सकता था। 1990 के दशक के इस अभियान को भारत के महानतम लेखकों में से एक विक्रम सेठ ने अपनी कविता द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपन 1991 में समर्थन दिया, जिसमें उन्होंने जानवरों को मूर्खतापूर्ण तकनीकी प्रगति के खिलाफ लड़ते हुए कल्पना की। अपने अपवाह और अपशिष्ट को कम करें, अपवित्र अपशिष्ट से उस सौंदर्य को नष्ट करने के बजाय जो एक बार चला गया तो दुनिया उसे कभी नहीं देखेगी। कोहिमा से 25 मील पश्चिम में स्थित जुलेकी में अन्य और समान सुंदरियां पाई जा सकती हैं, जहां दुर्लभ रे फिंड मछली के साथ साथ जानी पहचानी इंद्रधनुषी ट्राउट नदियों में तैरती हैं, और कोहिमा से 10 मील से भी कम दक्षिण में स्थित और नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जापफू की चढ़ाई में जुकू घाटी के पार के दृश्य आंखों को झकझोर देने वाले हैं। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के बाहर की विशाल पहाड़ियां डॉक्टर पिमोमो को उनके गृह देश और उसके मूल रूप से गांव मन वाले लोगों के संघर्ष की याद दिलाती होंगी। हालांकि विश्वविद्यालय शिक्षा की तलाश में खोनुमा के किसी युवा आदिवासी पुरुष या महिला को शायद मध्य लंदन या मैनहट्टन की पागलपन भी उतनी ही विचित्र लगेगी।